पब्लिक रेवेन्यू, सार्वजनिक आय, चूँकि हमने देखा किस प्रकार से गवर्नमेंट अर्थव्यवस्था में काम करती है और तमाम अर्थव्यवस्था के कमियों को दूर करती है और लोक कल्याण के कार्य करती है। इसके लिए टैक्स लगाती है और उसको लोगों के हितों पे खर्च करती है, जैसे उनको रोड बना के देना या शुद्ध जल देना, स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल खोलना, एजुकेशन के लिए स्कूल कॉलेज की स्थापना करना। तो गवर्नमेंट के ऊपर तमाम तरीके की जिम्मेदारियां होती हैं, जिसको पूरा करने के लिए उसे फंड की आवश्यकता होती है, धनराशि की आवश्यकता होती है, रुपए पैसे की आवश्यकता होती है। पिछले वीडियो में हमने बताया कि जिस प्रकार से कोई एक परिवार है और परिवार के लोग के तमाम आवश्यकताएं होती हैं, उनको पूरा करने के लिए परिवार में एक मुखिया होता है और वह तमाम तरीके के आय के सोर्सेस बनाता है, जिससे कि परिवार की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। तो वो नौकरी करेगा या बिजनेस करेगा या कुछ और भी कार्य करेगा, जिससे कि आय ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा हो, ताकि जो परिवार के लोग हैं उनके आवश्यकताओं, जैसे उनकी रोटी की व्यवस्था करना, छत की व्यवस्था करना, कपड़े की व्यवस्था करना, एजुकेशन की व्यवस्था करना, स्वास्थ्य की व्यवस्था करना, तमाम आवश्यकताएं होती हैं। तो उसको पूरा करने के लिए वो व्यक्ति आय का अर्जन करता है, तमाम कोशिश करता है, मेहनत करता है और परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करता है। यही कंसेप्ट हम पूरे अर्थव्यवस्था पे या देश पे लागू कर सकते हैं। देश में हालांकि परिवार बड़ा है, करोड़ों लोग हैं, एक सिंगल फैमिली में 10-20 लोग रहते हैं, लेकिन हम इस कंसेप्ट को समझने के लिए लागू कर सकते हैं। और इसी प्रकार से देश के स्तर पे एक मुखिया होगा जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री के रूप में होते हैं, और वो लोगों की आवश्यकताओं को, जैसे लोगों को सुरक्षा चाहिए, शांति व्यवस्था चाहिए, उनको रोड्स चाहिए, दवाइयाँ चाहिए, एजुकेशन चाहिए, तो ये तमाम जो चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल गवर्नमेंट के जिम्मे होती हैं और इसको पूरा करना होता है। इसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट तमाम तरीके की आय के स्रोत खोजती है और उन स्रोतों से गवर्नमेंट आय अर्जित करती है। आज हम उन्हीं स्रोतों के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से गवर्नमेंट अपने आय को इकट्ठा करती है, आय को बनाती है और कहाँ कहाँ से उसको पैसे मिलते हैं जो वो लोगों के सुविधाओं पे खर्च करती है। तो इसी संबंध में हम यहाँ पे आज चर्चा करेंगे। एक और बात इसमें समझ लेना जरूरी है कि जब क्लासिकल अर्थशास्त्रियों की बात आती है, जो सबसे पुराने अर्थशास्त्री माने जाते हैं, सबसे पहले के इस जो अर्थशास्त्र के संबंध में सबसे पहला विचार जो आया वो क्लासिकल के अर्थशास्त्रियों की तरफ से आया, जिसमें एडम स्मिथ, मार्शल, पीगू, ये रिकार्डो, ये प्रमुख नाम हैं। तो इन लोगों का मानना ये था कि गवर्नमेंट को कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए अर्थव्यवस्था के कार्यों में, और गवर्नमेंट द्वारा किए गए व्यय को इन्होंने फिजूल खर्ची माना और इसलिए इन्होंने कहा कि इनको कम से कम टैक्स लगाना चाहिए और लोगों के संबंधित आर्थिक क्रियाओं में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। लेकिन आज के समय में क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का ये विचारधारा बिल्कुल रिजेक्ट हो चुका है और अब गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, हर देश में। यहाँ तक कि कई देश में शिक्षा बिल्कुल फ्री है, स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल फ्री हैं और भी बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से उपलब्ध कराई जा रही हैं और जो बिल्कुल फ्री हैं लोगों के लिए। तो आज हम इस संबंध में चर्चा करेंगे कि गवर्नमेंट को आय कहाँ से प्राप्त होता है, किस प्रकार से उसको पैसे कहाँ से मिलते हैं कि वो इतने बड़े बड़े रोड बनाती है और इतने बड़े बड़े पार्क या इतने बड़े बड़े जो हवाई जहाज़ या जो डाक व्यवस्था है या स्वास्थ्य हॉस्पिटल इतने बड़े बड़े बनाती है, इतने बड़े यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस कैसे खोलती है। इसके लिए पैसा उसके पास आता कहाँ है। इतने एयरफोर्स और जो थल सेना है, वायु सेना है, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट कहाँ से करती है, इसके लिए उसके पास पैसे कहाँ से आते हैं, इसके संबंध में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो इस संबंध में हम यहाँ पे आज देखने वाले हैं कि सार्वजनिक आय या पब्लिक रेवेन्यू, जिसका मीनिंग क्या है, अर्थ, स्रोत, पब्लिक आय, पब्लिक रेवेन्यू कहाँ से प्राप्त होता है और इसका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण क्या है, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। इसके पहले हम जानने से पहले एक नाम जो आता है वो है डाल्टन। प्रोफेसर डाल्टन ने इस संबंध में बहुत ही इम्पोर्टेंट अपना वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि जो सार्वजनिक आय है वो सार्वजनिक स्रोत से प्राप्त होता है। इसका अर्थ है सार्वजनिक आय से तात्पर्य सरकार की उन प्राप्तियों से है जो सरकार सार्वजनिक व्ययों की पूर्ति के लिए प्राप्त करती है। क्योंकि सार्वजनिक व्यय हम पढ़ चुके हैं, सार्वजनिक व्यय क्या है, गवर्नमेंट
लोक हित को बढ़ाने के लिए या सार्वजनिक सेवाओं को बढ़ाने के लिए या लोगों के कल्याण को बढ़ाने के लिए तमाम तरीके के कार्य करती है, जैसे रोड्स बनाना, अस्पताल खोलना, लोगों को कम दरों पे कम खर्चे पे इलाज देना, कम पैसे पे अध्ययन की सुविधा देना, स्कूल कॉलेज खोलना। तो इस तरह के तमाम मुआवजा देना लोगों को, तमाम तरीके की जो आपदाएं आती हैं, कहीं दुर्घटना हो गया तो लोगों को गवर्नमेंट के द्वारा मुआवजा दी जाती है। तो इस तरह के तमाम वे होते हैं। इनको पूरा करने के लिए जो गवर्नमेंट प्राप्त करती है विभिन्न माध्यमों से, उसी को हम सार्वजनिक आय कहते हैं, जिसके पुनः भुगतान का दायित्व सरकार पर नहीं होता है। ये एक अंतर है सार्वजनिक आय और सार्वजनिक प्राप्तियों में। जो भी पीछे हमने बात किया, सार्वजनिक प्राप्तियां एक बड़े लेवल की प्राप्तियां, उसमें ऋण भी आता है और भी स्रोत आते हैं। लेकिन सार्वजनिक आय वह आय होता है, वह भाग कहलाता है जिसका वापस करने का जिम्मेदारी गवर्नमेंट पे नहीं होती है, गवर्नमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं होता है। तो बस इतना ध्यान रखना है, जैसे कर हो गया, टैक्स हो गया, फीस हो गया, फाइन हो गया, जुर्माना हो गया, या कुछ उसने बेचा जिसका मूल्य प्राप्त किया गवर्नमेंट ने, इन सबको वापस करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट पे नहीं होती है। बस उसी को हम सार्वजनिक आय कहते हैं। और राजस्व प्राप्तियां में सार्वजनिक आय तो आता ही है राजस्व प्राप्तियों में, उसके अतिरिक्त ऋण, कर्ज या उधार दूसरे लोगों से लिया जाता है, प्रतिभूतियां बेची जाती हैं या ब्याज की देनदारी रहती है, ये तमाम गवर्नमेंट के ऊपर लाइबिलिटीज़ भी आती हैं, दायित्व भी आता है जिसे गवर्नमेंट को वापस करना रहेगा। यदि वो विदेशों से ऋण लिया है तो विदेशों को वापस करेगा, यदि किसी वर्ल्ड बैंक से ऋण लिया है तो वर्ल्ड बैंक को वापस करेगा, या लोगों जो पब्लिक डेब्ट है देश के अंदर लोगों से ऋण लिया है तो उसको भी वापस करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट पे होती है। तो इसलिए सार्वजनिक आय सार्वजनिक प्राप्तियों से अलग है, उसको हम कहते हैं पब्लिक रिसिप्ट। पब्लिक रिसिप्ट का सार्वजनिक आय एक भाग मात्र है, छोटा मात्र। पब्लिक रिसिप्ट में सार्वजनिक आय तो आता ही है, लेकिन इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो सार्वजनिक आय के अंतर्गत हम सार्वजनिक ऋण को सम्मिलित नहीं करेंगे, क्योंकि ऋण सम्मिलित करेंगे तो वापस करने की जिम्मेदारी आ जाएगी। तो सार्वजनिक आय मतलब यह है कि वे प्राप्तियां जिनको गवर्नमेंट वापस करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, जैसे कर हो गया, फाइन हो गया, जुर्माना हो गया, मूल्य हो गया किसी वस्तु को बेचने से, इस तमाम तरीके से प्राप्त आय को, या गिफ्ट हो गया, कहीं से उपहार दान प्राप्त कर लिया, क्योंकि इसको वापस करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट पे नहीं होती है, तो इसी को हम सार्वजनिक आय कहते हैं। डाल्टन ने इस संबंध में कहा है कि राजकीय आय के अंतर्गत उन सभी आय तथा प्राप्तियों को सम्मिलित किया जाता है जो सरकार किसी वर्ष में प्राप्त करती है। इस प्रकार इसके अंतर्गत ऋण भी सम्मिलित होगा। डाल्टन ने कहा कि राजकीय आय में ऋण को सम्मिलित किया जाएगा, पर संकुचित अर्थ में केवल वही प्राप्तियां रखी जाएंगी जिनके भुगतान का दायित्व तो सरकार के ऊपर नहीं है। संकुचित अर्थ में, विस्तृत अर्थ में डाल्टन ने कहा कि हम कर्ज को भी ऋण को भी शामिल करेंगे, ये डाल्टन का मानना था, लेकिन हम इसमें आमतौर पे ऋण को शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि ऋण का मतलब गवर्नमेंट के ऊपर कोई लाइबिलिटीज आ जाती है। सार्वजनिक आय के स्रोत को हम दो भागों में रखते हैं, एक है कर आय यानी कि टैक्स रेवेन्यू, और दूसरा है गैर कर आय। पहले कर आय को देखते हैं। इसमें दो तरीके का इनकम सम्मिलित है, एक तो डायरेक्ट टैक्स प्रत्यक्ष कर या डायरेक्ट टैक्स, आय तथा व्यय पर कर, जैसे आयकर हो गया, निगम कर हो गया, मनोरंजन कर हो गया, व्यय कर हो गया। इस तरीके के तमाम कर जो लगाए जाते हैं, जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं, वो भी गवर्नमेंट को बहुत बड़ा एक अमाउंट होता है। गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा जो आय प्राप्त होता है सार्वजनिक आय, वह कर रेवेन्यू से होता है। कर से सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट को पैसे प्राप्त होते हैं। अप्रत्यक्ष अथवा परोक्ष आय है इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स को हम दो ही भागों में रखते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्सेशन का जो वीडियो है उसमें हमने बता रखा है। डायरेक्ट टैक्स में वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर, जैसे आजकल जीएसटी चल रहा है, 18% हम कुछ भी खरीदते हैं उस पर 18% का टैक्स देते हैं। सीमा शुल्क, सीमा पे जो आ जा रहे हैं सामान। उत्पाद शुल्क, जो उत्पादन होता है, जो उत्पादक से लिया जाता है, फैक्ट्री के मालिक से लिया जाता है। बिक्री कर, सेल टैक्स, सेवाओं पर टैक्स। तो जीएसटी में सेल टैक्स में जीएसटी में सेल टैक्स और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आ गया, तो सारे टैक्स इसमें ये इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आते हैं। तो कर रेवेन्यू, एक तो यहाँ से गवर्नमेंट को पैसा आता है, दूसरा गैर कर आय, नॉन टैक्स रेवेन्यू। इसमें गैर कर आय में सबसे बड़ा जो गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है वो होता है एक तो फीस से और दूसरा दंड से। फीस गवर्नमेंट वसूलती है, जैसे हॉस्पिटल में जाएंगे, हॉस्पिटल में एक न्यूनतम फीस होता है, प्राइवेट से कम होता है, लेकिन एक फ़ीस देना होता है जिसके बदले में हमें हॉस्पिटल से सेवाएं मिलती हैं। स्कूल
स्कूल्स में हम जाते हैं तो वहाँ पे एक फ़ीस देते हैं, कुछ फ़ीस बच्चों को देना होता है, तब उनको शिक्षा दी जाती है। हालांकि प्राइमरी में फ्री है, लेकिन उसके आगे जब कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो कुछ फ़ीस हमें भरना होता है। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे गवर्नमेंट को फ़ीस हम देते हैं, जैसे कि हम ड्राइविंग लाइसेंस बनाए तो वहाँ फ़ीस देंगे, कोई प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या कोई और पत्र बनवाएंगे तो हम उसके लिए गवर्नमेंट को फ़ीस चुकाते हैं। तो ये जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाते हैं तो उसके लिए भी हम फीस देते हैं। तो ये तमाम तरीके से फ़ीस से गवर्नमेंट को पैसे मिलते हैं, धनराशि इकट्ठा होती है। दंड एवं जुर्माना, बहुत तरीके के दंड और जुर्माना लगाए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे आपने हेलमेट नहीं पहना तो ट्रैफिक पुलिस ने आपका चालान काट दिया, वो हो गया। या कोई कर चोरी में पकड़े गए तो वहाँ पे गवर्नमेंट जुर्माना लगाती है। कोई बिजली में घपला कर दिया, बिजली चोरी से जला रहा था, उसके लिए जुर्माना लगाया जाएगा तो उससे पैसे आते हैं गवर्नमेंट को। या ट्रैफिक रूल तोड़ दिया तो उससे पुलिस आपका चालान काटेगी, वहाँ से आता है। कोई अपराध कर दिया, वहाँ पे आपको जुर्माना लगाया जाता है और उसको आपको सरकारी खजाने में भरना होता है। तो ये यहाँ से गवर्नमेंट को पैसे आते हैं दंड और जुर्माना से। ब्याज तथा लाभांश, ब्याज से गवर्नमेंट को पैसे आते हैं, गवर्नमेंट पैसा इन्वेस्ट करती है जहाँ से उसको इंटरेस्ट प्राप्त होता है। लाभांश का मतलब होता है डिविडेंड, शेयर मार्केट में और अन्य मार्केट में जो गवर्नमेंट मार्केट से गवर्नमेंट को पैसा प्राप्त होता है उसको हम इसमें शामिल करते हैं। सार्वजनिक उद्योगों तथा सेवाओं से आय, गवर्नमेंट बहुत तरीके के उद्योग चलाती है और सेवाओं को करती है, पूरा करती है, तो वहाँ से जो पैसे उसको मिलते हैं वो शामिल किया जाता है सार्वजनिक आय में, क्योंकि इसका भी गवर्नमेंट के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं होती है वापस करने की। हम यहाँ पे वही पॉइंट्स देख रहे हैं जिसका गवर्नमेंट को वापस करने का कोई लायबिलिटीज़ नहीं है। तो सार्वजनिक उद्योग मुझे ट्रेन से जाएंगे तो ट्रेन से टिकट लेना पड़ेगा, पैसा जमा करना होता है। या रोडवेज बस से जाएंगे, सरकारी कोई रोडवेज बस चल रही है, वहाँ पे भी बहुत सारे उद्योगों को भी गवर्नमेंट चलाती है, तो वहाँ से भी वस्तुओं को बेचती है गवर्नमेंट, तो वहाँ से भी पैसे प्राप्त होते हैं। मूल्य, कुछ वस्तुओं को बेच के गवर्नमेंट मूल्य प्राप्त करती है। जैसे अभी हमने बताया ऊपर, हॉस्पिटल और स्कूल में, कॉलेज में गवर्नमेंट एक फ़ीस लेती है, कीमत लेती है। वो बहुत सारे डाक टिकट बेचती है, वहाँ से डाक टिकट बेचती है, रेल टिकट से पैसे प्राप्त करती है। आप डाक में जाएंगे और स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री करना है कहीं लेटर, तो उसके लिए आपको टिकट लगाना होगा, उसके लिए आप पैसा फ़ी उसके लिए भरेंगे, तब आपका लेटर भेजा जाएगा। स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड डाक या साधारण डाक, सब में आपको डाक टिकट लेना पड़ता है, तो यहाँ से भी गवर्नमेंट को पैसा प्राप्त होता है। दान, डोनेशन, लोग विषम परिस्थितियों में, युद्ध के समय में या कोई कोरोना जैसा महामारी आ गया, कोई इस तरह का आपातकालीन स्थिति आ गई, कहीं बहुत बड़ा प्राकृतिक आपदा आ गया, भूकंप, बाढ़ आ गया, तो वहाँ भी गवर्नमेंट को लोग डोनेशन करते हैं, पैसा देते हैं, अपने स्वेच्छा से गवर्नमेंट को डोनेट करते हैं ताकि लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके। तो इस सोर्स से भी गवर्नमेंट को पैसा मिलता है, लेकिन ये इसका इतना ज़्यादा रोल नहीं होता, इतना ज़्यादा पैसा इसमें नहीं आता है। उपहार, लोगों के द्वारा गवर्नमेंट को उपहार दिया जाता है, गिफ्ट दिए जाते हैं, तो ये दान और उपहार का बहुत ही कम हिस्सा है, बहुत ही इसका नॉमिनल मात्रा। तो ये तमाम तरीके के गैर कर राय हैं जो टैक्स के रूप में नहीं गवर्नमेंट लोगों से प्राप्त करती है। कर क्या होता है? कर में गवर्नमेंट ज़बरदस्ती या एक तरह से अनिवार्य रूप से लोगों से प्राप्त करती है, यानी कि कर वह अंशदान है जो लोगों को अनिवार्य रूप से गवर्नमेंट को देना ही होता है। लेकिन गैर कर में कुछ तो है कि देना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जिसके लिए देने के लिए बाध्य नहीं है, और या जो दे रहा है उसके बदले में वो सेवा प्राप्त कर रहा है। जैसे गैर कर आय में फीस हो गया, फीस और कर में यही अंतर है, दंड या जुर्माना। फीस और कर में ये अंतर है कि फीस के बदले हम कुछ सेवा प्राप्त करते हैं, लेकिन कर जब देते हैं तो उसके बदले हमें सेवा की गारंटी नहीं होती है, हमारे कोई वस्तु प्राप्त करने की गारंटी नहीं होती है। गवर्नमेंट टैक्स ले लेती है, लेकिन ये उसमें कहीं वादा नहीं रहता है कि गवर्नमेंट उसको आपके सुविधा पे खर्च करेगी और फला सुविधा आपको देगी, इस तरह का नहीं होता है। लेकिन फ़ीस जब भरते हैं तो हमें क्लियर रहता है कि हम यदि अस्पताल में फ़ीस भर रहे हैं तो हमें इलाज मिलेगा। तो इस तरीके का थोड़ा अंतर होता है। बाकी चीज़ों के बदले में हमें, जैसे प्राइस में हमें कुछ सामान मिलता है, डाक टिकट या रेल टिकट मिलता है, तो हमें, तो ये कर और गैर कर में ये थोड़ा सा अंतर है। तो ये कई तरीके के गैर कर आय हैं। तो ये दो मुख्य रूप से आय के स्रोत हैं गवर्नमेंट के, जिसमें कई तरीके का हमने बताया कंपोनेंट हैं जो गवर्नमेंट को आय प्रदान करते हैं। आगे बढ़ते हैं। सार्वजनिक राजस्व का वर्गीकरण। सार्वजनिक राजस्व या सार्वजनिक आय एक ही बात है। तो सार्वजनिक आय या सार्वजनिक राजस्व का विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने तरीके से वर्गीकरण किया। क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक रेवेन्यू। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने सार्वजनिक आय के स्रोतों को अलग अलग तरीके से वर्गीकृत किया है, जिसमें सबसे पहला सेलिगमैन का नाम आता है। सेलिगमैन ने जो क्लासिफिकेशन किया है उसमें
3 क्लासिफिकेशन क्या है। पहला अनुग्रह राजस्व, या ये निःशुल्क राजस्व होता है। निःशुल्क राजस्व वह राजस्व होता है जो फ्री में गवर्नमेंट को प्राप्त होता है, जैसे गिफ्ट या उपहार या दान, डोनेशन, इस तरह की चीज़ें जब प्राप्त होती हैं तो ये अनुग्रह राजस्व, ग्रेचुएटस रेवेन्यू इसको कहते हैं, अनुग्रह रेवेन्यू, या स्वैच्छिक अंशदान जो लोगों के द्वारा गवर्नमेंट को किए जाते हैं। एक तो इसमें हम उनको रख देंगे जो स्वैच्छिक रूप में प्राप्त होते हैं। एक होता है संविदात्मक राजस्व, कॉन्ट्रैक्चुअल रेवेन्यू। कॉन्ट्रैक्चुअल रेवेन्यू कुछ एजेंसी के साथ गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता है और उस कॉन्ट्रैक्ट के बिहाफ पे गवर्नमेंट को आय प्राप्त होता है। जैसे आप देखेंगे कि शहरों में बड़े बड़े जो बोर्ड लगते हैं, होर्डिंग लगते हैं, उस पर कुछ लोगों के एडवर्टाइज रहते हैं। जैसे उस पर लक्स का एडवर्टाइज किया हुआ है, बड़ा सा बोर्ड लगा है, तो उसके लिए लक्स कंपनी ने पैसा देती है, शहर के नगर निगम को पैसा देती है कि हमारा बोर्ड यहाँ पे रहेगा, रोड पे ऊपर बोर्ड टंगा रहेगा और उस पर लिखा रहेगा। या कुछ किसी का अपना प्रचार करना है किसी और कंपनी का, तो वो अपना बोर्ड लगा देती है। या जैसे फेयर एंड लवली बहुत देखते होंगे, इसका एक बोर्ड लगा देगी गवर्नमेंट, कंपनी लगा देगी, और इसके बदले कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि ये बोर्ड इतने दिनों तक ऊपर टंगा रहेगा और इतने जगहों पे टंगेगा शहर में, और इतने होर्डिंग लगेंगे, और उसका बकायदा एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन होता है, और कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही ये बोर्ड को फिर हटा लेना होता है या तो पैसे देकर बढ़ा लेना होता है। तो इस तरह के तमाम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं गवर्नमेंट के, और उससे गवर्नमेंट को पैसे प्राप्त होते हैं, उनको आमदनी प्राप्त होती है, तो इसको कॉन्ट्रैक्चुअल रेवेन्यू कहते हैं। तो उस तरह के रेवेन्यू को हम इसमें, अनिवार्य राजस्व कंपलसरी रेवेन्यू में हम निश्चित रूप से टैक्स आएगा, एक तो टैक्स और फीस वगैरह आएगा, जुर्माना, फाइन, ये हमें अनिवार्य रूप से गवर्नमेंट लगाती है और ये हमें देना ही होता है। तो इसमें हम इन चीज़ों को शामिल किए करते हैं जो अनिवार्य रूप से लोगों के द्वारा गवर्नमेंट को पे करना ही होता है। तो ये सेलिगमैन का क्लासिफिकेशन था। आगे एक डाल्टन का क्लासिफिकेशन है। डाल्टन ने अपने क्लासिफिकेशन में क्या कहा, तो इन्होंने मुख्य दो स्रोत मुख्य रूप से बनाया सार्वजनिक आय के या सार्वजनिक राजस्व के, एक तो टैक्स और एक प्राइसेस। करों का भुगतान अनिवार्य रूप से किया जाता है, जबकि कीमतों का भुगतान व्यक्तियों द्वारा स्वेच्छा से किया जाता है जो सार्वजनिक प्राधिकरण के साथ अनुबंध करते हैं। इस प्रकार कीमतें संविदात्मक भुगतान हैं। तो टैक्स और प्राइस दो तरह के ही गवर्नमेंट के पास सोर्स आते हैं। जो भी सोर्स आते हैं वो इन दोनों में हम रख सकते हैं। जैसे टैक्स में हमें पता है कि टैक्स में तमाम तरीके का टैक्स आ जाता है। इनकम टैक्स है ना, इनकम टैक्स आ गया, एक्सपेंडिचर टैक्स आ गया, ठीक है, एक्सपेंडिचर, इंटरटेनमेंट टैक्स आ गया। तो इस तरह के तमाम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स जो होते हैं, जीएसटी आ गया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, मोटी मोटा हम कह सकते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। कीमतों में प्राइस में आ जाता है, जैसे फीस हम देते हैं या फाइन जुर्माना भरते हैं। इस तरह के चीज़ों का जो हम गवर्नमेंट के वस्तुओं सेवाओं के बदले जो पेमेंट करते हैं उसको हम कीमतों में जोड़ते हैं। तो टैक्स एक अनिवार्य है, कंपल्सरी पेमेंट है, और फीस फाइन वगैरह, फाइन भी कंपल्सरी है, जबकि फीस वगैरह ये ऐच्छिक स्वैच्छिक होता है। जब व्यक्ति को कोई सेवा लेना रहता है तो उसके बदले जो पेमेंट करता है उसको हम इसमें रखते हैं, किसमें, प्राइसेस में रखते हैं। जैसे हमें ट्रेन से यात्रा करनी है तब हम उसको पे करेंगे और उसके सेवा का लाभ लेंगे। बस में हमें सरकारी बस में यात्रा करना है तो हम उसके लिए पे करेंगे और उस बस में यात्रा कर पाएंगे। तो ये डाल्टन ने इन्हीं दो भागों में रखा सार्वजनिक आय को, एक तो कर के रूप में प्राप्त और एक जिसके बदले हमें कुछ मिलता है, वो जिसे कीमतें कहा गया। इसके बाद टेलर ने क्लासिफिकेशन किया। टेलर का क्लासिफिकेशन सबसे मान्य क्लासिफिकेशन था और सबसे उचित क्लासिफिकेशन कहा जाता है टेलर्स का। इन्होंने 4 भागों में रखा। एक तो पहले भाग में उन्होंने कहा अनुदान और उपहार, ग्रांट्स एंड गिफ्ट्स जो प्राप्त होते हैं लोगों को, वो ग्रांट्स और गिफ्ट्स। ग्रांट्स का मतलब है गवर्नमेंट को बहुत सारे ग्रांट प्राप्त होते हैं विभिन्न एजेंसी से। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कुछ ग्रांट देती है 10%, 20%, कुछ किसी पुल बनाने में या किसी स्वच्छ अभियान में या किसी प्रकार के कैंपेन में देगी, या विदेशों से देश को प्राप्त होता है ग्रांट, वर्ल्ड बैंक से या और अन्य एजेंसीज से प्राप्त होती है।
तो और दूसरा है गिफ्ट, उपहार, लोगों के द्वारा उपहार गवर्नमेंट को प्राप्त होता है। लेकिन इस तरह का जो प्राप्ति होती है वो बहुत ही नॉमिनल होता है, बहुत ही कम होता है, बहुत ही सूक्ष्म होता है, नगण्य होता है। नेक्स्ट है प्रशासनिक राजस्व। प्रशासनिक राजस्व वे होते हैं जो हम सरकारी सेवाओं के बदले भुगतान करते हैं। जैसे हमें जाति प्रमाण पत्र बनाना है तो हम गए और कुछ भुगतान किए, ड्राइवर लाइसेंस बनाना है, डीएल बनवाना है तो हम जाते हैं ऑफिस में और उसका कुछ फीस देते हैं और तब हमें प्राप्त होता है। तो इस तरह के जो राजस्व होते हैं वो प्रशासनिक राजस्व के अंतर्गत, इस तरह के जो आय प्राप्त होते हैं वो प्रशासनिक राजस्व के अंतर्गत उनको टेलर ने रखा। नेक्स्ट रखा वाणिज्यिक राजस्व, कमर्शियल। गवर्नमेंट बहुत तरीके का उत्पादन कार्य करती है, जैसे रेल चलाती है, ट्रेन चलाती है, बसेस चलाती है, डाक टिकट बेचती है, तो इसके बदले वो कुछ पैसे प्राप्त करती है और इन पैसों को वाणिज्यिक राजस्व या कमर्शियल रेवेन्यू में रखा जाता है। उसके बाद टैक्स, सबसे ज़्यादा उसको धनराशि टैक्स से प्राप्त होता है। इसमें डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएंगे। ये दो तरह के टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी, एक्सपेंडिचर टैक्स, सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, इस तरह के तमाम तरीके के जो टैक्स हैं वो टैक्सेस में आ जाते हैं। तो इन जो भी प्राप्तियां हैं इन चारों में टेलर ने रखा गवर्नमेंट के प्राप्तियों को। तो ये था आज का सार्वजनिक आय के संबंध में वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसको ध्यान से देखें। सार्वजनिक आय के संबंध में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है। इसको यदि आप नहीं समझेंगे तो आपको सार्वजनिक व्यय, टैक्सेशन और मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, ये तीनों चैप्टर ठीक से नहीं समझ में आएगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।